ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं एक बार फिर आपके सामने भूपेश आनंद, अभी आपको नजर आऊंगा मैं लेक्चर नंबर 4। बेटे टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 4, पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न पार्ट 2 का। मैं 3 लेक्चर्स ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हूं। टुडे आई विल बी ऑन 4th लेक्चर। आप सब कैसे हैं ये बताइए, पढ़ाई कैसी चल रही है? बेटे आपको लॉजिकली साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करने हैं। अगर आप नोट्स प्रिपेयर नहीं कर रहे तो आप बहुत बड़े लूजर होने वाले हैं बेटे आने वाले टाइम पे। बिकॉज बिकॉज क्या है कि आप भूल जाएंगे इतने सारे तो कंसेप्ट हैं सीएफए यूएसए लेवल 1 में कि आप भूल ही जाएंगे। तो बेटे नोट्स बनाने कंपलसरी, और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाए आप उसका एक माइंड मैप प्रिपेयर करें, फ्लो चार्ट वे में बनाएं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4। ग्रेट मॉर्निंग। आप सभी कमर सीधी करके बैठे हैं, मेरे सामने बैठे हैं, फुल एनर्जी के साथ बैठे हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न। आपके सामने मैं स्लाइड स्क्रॉल कर रहा हूं और आप देखिए मैंने आपके लिए 2-3 कंसेप्ट ऑलरेडी कंप्लीट भी कर दिए हैं। एंड वी आर इनटू विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड लर्निंग आउटकम नंबर 1, implication of combining a risk free asset with a portfolio of risky assets, explain the capital allocation line and capital market line, we have already covered। आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं जो कराना चाहता हूं उसका नाम है जी लर्निंग आउटकम नंबर सी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। अच्छा, आप एग्जामिनेशन के अलावा भी देखेंगे, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड फॉर अ नॉर्मल मैन। एंड दैट लर्निंग आउटकम सी इज क्या है बेटा? एक्सप्लेन सिस्टमैटिक एंड नॉन सिस्टमैटिक या अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो पहले आज के लेक्चर में वी विल बी कवरिंग विद लर्निंग आउटकम नंबर सी, दैट व्हाट आई वांट टू से इन रिगार्ड टू सिस्टमैटिक रिस्क एंड व्हाट आई वांट टू से इन रिगार्ड टू अनसिस्टमैटिक रिस्क, एंड व्हाई, इंक्लूडिंग व्हाई एन इन्वेस्टर शुड नॉट एक्सपेक्ट। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है जो बार बार आपके टेस्टेबल आती है, शुड नॉट रिसीव एडिशनल रिटर्न फॉर बेयरिंग अनसिस्टमैटिक रिस्क। बेटे विलियम शार्प ने ये बात बोली थी, और विलियम शार्प की इस बात को पकड़ने के लिए सीएफए यूएसए इंस्टीट्यूट ने लर्निंग आउटकम सी में इस लाइन को लिख दिया, that why a investor should not expect anything return for unsystematic risk। इसको सीखेंगे कि भाई अनसिस्टमैटिक रिस्क को के ऊपर क्यों रिटर्न नहीं एक्सपेक्ट कर सकता। उसके साथ साथ वी विल बी डिस्कसिंग द लर्निंग आउटकम नंबर डी। नो डाउट आज के लेक्चर में नहीं होगा, बट हम पहले क्या करेंगे, उसके बाद बीटा को देखेंगे, उसके बाद कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल को देखेंगे। इसका मतलब लर्निंग आउटकम नंबर सी, लर्निंग आउटकम नंबर ई, लर्निंग आउटकम नंबर एफ, लर्निंग आउटकम नंबर जी, ये 3-4 लर्निंग आउटकम्स दे आर इंटर रिलेटेड। तो आप ये मत समझना कि उसमें ये उसमें है। ऐसा लगेगा कई बार कि आपको कुछ कंप्लीट नहीं हो, लेकिन कई बार ऐसा लगेगा 3 के 3 एक साथ ही कंप्लीट हो गए, बिकॉज दे आर इंटरलिंक्ड। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको लॉजिकली सब बातें बताने की कोशिश करूं। मैं भूपेश आनंद, मैं आपका, आप मेरे लिए। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटे एक्सप्लेन सिस्टमैटिक एंड नॉन सिस्टमैटिक रिस्क। मैं सीधा उसी स्लाइड में आ गया जहां पर मुझे बताना है। आइए लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। मैं कंसेप्ट्स की बात करें तो मैंने देखिए कंसेप्ट्स भी बनाए बड़े प्यारे से आपके लिए, है ना। कंसेप्ट देखिए चैप्टर पार्ट 2 में मैं भूपेश आनंद यही तो चाहता हूं कि आपको मैं सब कुछ स्टोरी के फॉर्म में बताऊं। स्टोरी में मैंने आपके लिए इस पूरे कंप्लीट पोर्टफोलियो रिस्क रिटर्न को कवर करने के लिए बेटा 7 कंसेप्ट प्रिपेयर किए हैं। पहला कंसेप्ट है कैपिटल allocation line, that is budget line and capital market line. We have already discussed in last 3 lectures. Second is indifference curve on the basis of types of investors. We have already seen even in risk return part 1 and even in risk return part 2, and that too in last 3 lectures में हमने देखा उसको। आज के इस लेक्चर के थ्रू ये कंसेप्ट नंबर 3 देखिए मैंने क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ रिस्क। व्हेन आई से पोर्टफोलियो रिस्क, टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क, बिकॉज रिस्क तो बड़े सारे होते हैं। टेक्नोलॉजिकल रिस्क भी है, एग्जामिनेशन रिस्क है। आपको सीएफए यूएसए एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो आपको रिस्क है कि पास होंगे या नहीं, दिल हूं करे घबराए। फाइनेंशियल रिस्क, यस बैंक की बात करें, लेमन ब्रदर्स की बात करें, जनरल मोटर्स की बात करें, इट मींस देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क। कोविड रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, वॉर रिस्क, बट वी आर नॉट कंसर्न विद सो मेनी टाइप्स ऑफ रिस्क, वी आर ओनली कंसर्न विद पोर्टफोलियो रिस्क। तो मैं आज आपको इस पोर्टफोलियो रिस्क की बातें बताऊंगा, है ना। इसको मैंने कंसेप्ट नंबर 4 ही मेंशन कर दिया। तो बेटे कंसेप्ट 3 देख लें, 4 देख लें, 5 देख लें। ये 3 कंसेप्ट से लर्निंग आउटकम नंबर सी, लर्निंग आउटकम नंबर ई, लर्निंग आउटकम नंबर एफ, लर्निंग आउटकम नंबर जी,
आराम से कवर्ड होंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लेना बेटा, रजिस्टर ओपन कर लो। मैं कह रहा हूँ लिखना जरूरी है। आज मैं आपको ऐसे ऐसे यूट्यूब की वीडियोस दिखाऊंगा जो इस चैप्टर से रिलेट कर रहे हैं, सो दैट आपको लॉजिकली समझ आए कि व्हाट यू वांट टू से इन रिगार्ड टू सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क है क्या, अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या है, विलियम शार्प ने ये क्यों कहा कि अनसिस्टमैटिक रिस्क के अगेंस्ट कोई भी इन्वेस्टर को रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। डोंट पुट ऑल एक्स कहां से आ गया। आज तक हम एक्स एक्सिस में स्टैंडर्ड डेविएशन रिलेट करते थे। आज के इस लेक्चर के थ्रू बेटे मैं स्टैंडर्ड डेविएशन को हटा दूंगा, बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मेजर ऑफ टोटल पोर्टफोलियो रिस्क। आज से हम खाली सिस्टमैटिक रिस्क लिखेंगे, एंड सिस्टमैटिक रिस्क कैन बी कैलकुलेटेड विद हेल्प ऑफ अ बीटा। मुझे पता आपको अभी पता नहीं है बीटा, बट मैं जस्ट भावनाओं में बह रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक्स एक्सिस में आज से हम स्टैंडर्ड डेविएशन ना रखकर वी विल बी राइटिंग बीटा, and then in y axis we will not write return on portfolio, rather we will be writing down return on a security। विलियम शार्प की बात करेंगे, सिक्योरिटी मार्केट लाइन की बात करेंगे, सीएपीएम की बात करेंगे, अंडर प्राइसिंग की बात करेंगे, ओवर प्राइसिंग की बात करेंगे। बेटे मेरे को आज आप रोकना मत, चाहे उसके बाद कभी भी रोक लेना, और आप कमर सीधी करके रजिस्टर में नोट करेंगे। बेटे कंसेप्ट 3 लिखेंगे ना बेटे, लिख लो, लिखो जी, टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क। फिर कंसेप्ट 4 भी लिखो, बीटा। फिर कंसेप्ट नंबर 5 लिखो, कैपिटल मार्केट लाइन एंड सिक्योरिटी मार्केट लाइन। बेटे 3 कंसेप्ट लिख दो, और आज के इस लेक्चर के थ्रू हम लर्निंग आउटकम नंबर सी तो कवर करेंगे ही, बट कहीं ना कहीं मैं लर्निंग आउटकम नंबर ई एफ जी की भी कुछ ना कुछ नींव रख दूंगा, फाउंडेशन रख दूंगा। बुर्ज खलीफा, दुबई में अभी भी फ्लड आया, तो बुर्ज खलीफा की अगर फाउंडेशन अच्छी होगी तो भगवान करे ना गिरे। मैं कहता हूं आज फाउंडेशन रखूंगा मैं आपकी, किसमें, इसमें। आइए जी, मैं सीधा चल पड़ा कंसेप्ट नंबर, मैं जहां पर हूं, जिस लाइन पे हूं मैं उसी कंसेप्ट में आ गया सीधा। ये देखिए सीधा मैंने आपके लिए बड़ी प्यारी प्यारी सी ये स्लाइड्स बनाई है। मैं क्या बताऊं दोस्तों, मतलब माइंड मैप्स बनाए। आई थिंक माइंड मैप्स भी आपको मिलेंगे, वो तो जो लेक्चर्स लेगा उसको माइंड मैप्स भी मिल रहे हैं, ये जूस नोट्स भी मिलेंगे। अच्छा उसके बाद मैंने हैंड रिटन स्लाइड्स बनाई, वो भी मिलेंगी। फिर मैंने बहुत सारे वीडियोस दिखा, मतलब आपके लिए मैं सुबह शाम दिन रात ये सोचता रहता हूँ कि क्या एग्जांपल्स दूं, क्या बातें बताऊं, कौन से वीडियोस दिखाऊं जिससे आप रिलेट करके आप कंसेप्चुअली क्लियर हो जाए। तो लिखिए, मैंने कंसेप्ट नंबर 3 रख भी दिया, दैट इज टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क। बेटे रिस्क का मतलब आप सबको पता ही है, मैं अब टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ डेविएशन इन द एक्सपेक्टेड रिटर्न for a portfolio, and if I expect that 10% return will be there and actual return is more than 10% or less than 10%, that is a risk। मतलब रिस्क का मतलब है जितने नंबर आपने CFA USA लेवल 1 में 90 परसेंटाइल सोचे थे, आपके 90 परसेंटाइल नहीं आए, ज्यादा आए या कम आए, उसको रिस्क बोलते हैं। इट मीन्स द पॉसिबिलिटी ऑफ डेविएशन इन द एक्सपेक्टेड रिटर्न इन योर एक्सपेक्टेशंस। मेरे दोस्तों आपको पता है इस लाइफ में हम कुछ भी करते हैं तो 2 तरह के रिस्क होते हैं। जैसे अभी अभी आपने देखा होगा कोविड सिनेरियो, भगवान ना करे 10 साल हो गए, 8-9 साल हो चुके हैं। कोविड सिनेरियो में आप बिल्कुल हेल्थ वाइज ठीक हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, आपका इम्यून सिस्टम भी ठीक है, बट द पॉइंट इज अगर पूरी दुनिया में कोविड सिनेरियो चल रहा है तो आप भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड होंगे। इट मीन्स आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी से आप उस रिस्क को मैनेज नहीं कर सकते। इट मीन्स आप उस एनवायरनमेंट से अफेक्टेड होंगे। इट मीन्स कुछ ऐसे रिस्क भी होते हैं इस दुनिया में, जैसे मैं कहता हूं रशिया वर्सेस यूक्रेन, आज पता नहीं कितने साल हो गए बेटे, 100 वीक्स हो चुके हैं ना। आप ये बताइए अभी तक वो वॉर खत्म नहीं हुआ, कितनी इंडस्ट्रीज, क्या वहां पे CFA USA कोई करता होगा, क्या पता पहले करते होंगे, अब तो बंद कर दिया होगा उन्होंने, इंडस्ट्रीज खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया बेटे। आप जितने मर्जी अच्छे बिजनेसमैन हो यूक्रेन के, रशिया के, आप भी अफेक्टेड हो गए बिकॉज ऑफ दैट सिस्टमैटिक, बिकॉज ऑफ दैट एनवायरमेंटल, बिकॉज ऑफ दैट ग्लोबल रिस्क। ईरान वर्सेस इजराइल की बातें आप सुन ही रहे हैं, है ना। आप ये बताइए, ये सारे रिस्क जो हैं आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बट एंड यू विल बी अफेक्टेड विद दैट। तो इसी तरह से व्हेन आई इन्वेस्ट इन अ पोर्टफोलियो एज अ इन्वेस्टर, जब भी वो 2 इन्वेस्ट करता है तो बेटे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिस्क व्हिच यू हैव टू फेस। एक का नाम है सिस्टमैटिक रिस्क, एक का नाम है मार्केट रिस्क, एक का नाम है अनकंट्रोलेबल रिस्क, एक का नाम है नॉन स्पेसिफिक रिस्क। इसका मतलब विच इज हैज टू बी, यू हैव टू बियर दैट। आपको वो फेस
करना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। गाना सुना होगा आपने। अगर आपने एक भी सिक्योरिटी बाय की है, लेट इट बी इन्फोसिस, लेट इट बी अ वेरी गुड कंपनी, बट स्टिल अगर मार्केट में उछाल आया या गिरावट आई, आपका शेयर भी इन्फोसिस में भी गिरावट आएगी, क्योंकि इन्फोसिस एक पार्ट है पूरी मार्केट का, पॉपुलेशन का एक सैंपल है। इट मींस जब आप उस रिस्क को बियर करते हैं विदाउट एनी कंट्रोलेबल लिमिट्स, आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है। जब आप गए भाई, आप मेट्रो में बैठे, आप कार में बैठे, तो फिर रिस्क तो है ही। मेरी बात आप शायद समझ पा रहे हैं। CFA USA एग्जामिनेशन अभी आपने प्रिपेयर कर रहे हैं, मेरे को मालूम है। अच्छा आप ये बताओ, CFA USA लेवल 1 एग्जामिनेशन में नो डाउट दे हैव गिवन दैट दीज विल बी द मार्क्स परसेंटेज और दीज विल बी द मार्क्स एलोकेशन फॉर डिफरेंट दीज 10 सब्जेक्ट्स। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि 15% की वेटेज थी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की। आप में से एक स्टूडेंट रामलाल था, आप रामलाल नहीं है। उस रामलाल ने क्या किया, बाकी 9 सब्जेक्ट्स तो इतने बढ़िया किए मक्खन मलाई जैसे, और पोर्टफोलियो में क्योंकि टाइम ज्यादा लगता था, टेक्निकल था, भूपेश आनंद के लेक्चर्स लिए नहीं थे, तो उसने छोड़ दिया लास्ट टाइम, क्योंकि उसने कहा करूंगा करूंगा करूंगा, लास्ट में करने का मन ही नहीं करता। बेटा ऐसे ही होता लाइफ में। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट उसने कच्चा पक्का किया, बस क्वेश्चन से देख लिया थोड़ा बहुत, बस जितने मैंने यूट्यूब में लेक्चर्स डाले देख लिए, नोट्स नहीं बनाए, चला गया पेपर देने। 9 सब्जेक्ट लेकिन अच्छे थे। बेटे मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 15% की जगह 18%, 20% का पेपर CFA USA लेवल 1 एग्जामिनेशन में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के ऊपर आ गया। बाकी सबका पेपर उस सेंटर में देख रहा था, वो सबके चेहरे खुश थे, सब पेपर देते जा रहे थे। इसका पेपर इसका चेहरा इतना उदास सा था, बिकॉज 9 सब्जेक्ट्स उसके अच्छे हुए थे, लेकिन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का पेपर इसको अच्छा नहीं आया, मतलब कर नहीं पा रहा था। आप ये बताइए, ये जो रिस्क है इस बच्चे का है या सभी CFA USA लेवल 1 एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स का है? बेटा ये रिस्क इसी स्टूडेंट का है। अगर मैं कह दूं पेपर ही आउट ऑफ सिलेबस आ गया CFA USA लेवल 1 का, आपने 10 के 10 सब्जेक्ट्स बढ़िया तरह से किए, सभी ने बढ़िया तरह से किए, भूपेश आनंद ने कराए बढ़िया तरह से हैं, बट सिलेबस आ गया लेवल 2 का, आप ये बताइए क्या आप अटेम्प्ट कर पाएंगे? अच्छा आप क्या सभी कर पाएंगे? बेटे सभी का पेपर खराब होगा। इट मींस द रिस्क विच इज रिलेटेड विद टोटलिटी, विच इज ग्लोबल रिस्क, विच इज फॉर ऑल, विच इज कॉमन, बेटे उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क, एंड इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कंट्रोल भी नहीं कर सकते। तो आप सबसे पहले विलियम शार्प की कहानी को लिखेंगे, कमर सीधी करेंगे। आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज समझ लिया ना तो पार्ट 2 समझ आ गया। तो लिखेंगे जी एज पर विलियम शार्प देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क। देखिए जी सभी लिखेंगे, मैं फिर रिपीट करता हूं, 2 पार्ट्स हैं पोर्टफोलियो रिस्क के, 2 पार्ट्स हैं पोर्टफोलियो रिस्क के। एक पार्ट का नाम है सिस्टमैटिक और दूसरे पार्ट का नाम है अनसिस्टमैटिक। आप पहले अनसिस्टमैटिक लिख दीजिए, फिर सिस्टमैटिक लिख दीजिए, या पहले सिस्टमैटिक लिख दीजिए फिर अनसिस्टमैटिक लिख दीजिए, आपकी मर्जी है, कोई घबराने की बात है नहीं। तो आपने लिखना है, बस ये बात आती है कि लिखना है सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टम जैसे हम कहते हैं सिस्टम, जो रिस्क सिस्टम से रिलेट करता है, जैसे रेलवे सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम, एग्जामिनेशन CFA USA सिस्टम, दिस सिस्टम, it means the system, it means the risk which is related with the market। सागर से रिलेट कर रहे हैं, अब सागर में उछाल आ रहा है, सागर में ही सुनामी आ रही है, तो बेटे आपकी शिप जितनी मर्जी अच्छी हो, टाइटैनिक की क्यों ना हो, डूब जाएगी। उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। आइए एक बार देखते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको, टाइटैनिक के लिए क्या बोलना चाह रहा हूं। बेटे आप देखो ना, ये देखो बेटे, द सिंकिंग ऑफ टाइटैनिक शिप। मैं एक छोटा सा वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। बेटे ये टाइटैनिक शिप है, ये डूब गई थी, सारे फिरंगी बैठे थे, कितने अमीर खानदान के थे, लेकिन जब ये डूबने लगी तो बेटे सभी डूबे। ये देखिए सभी डूबे, ये देखिए ये सब डूब रहे हैं, क्योंकि शिप सिंक कर रही है। इसका नाम है सिस्टमैटिक रिस्क। जो रिस्क आप कंट्रोल नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड,
द रिस्क विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, जो रिस्क आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते उसको बोलते हैं बेटे सिस्टमैटिक रिस्क। तो आप लिखिए मार्केट रिस्क भी लिख सकते हैं। अभी और वीडियोस दिखाऊंगा, बड़ी सारी बातें बताऊंगा, बिकॉज मैं आपको रियलिटी में रियल लाइफ एग्जांपल्स जोड़ के बताना चाहता हूं। अनकंट्रोलेबल रिस्क विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, इट मीन्स वेन एवर यू इन्वेस्ट इन एज ए इन्वेस्टर, आपको दो तरह के रिस्क बियर करने पड़ते हैं। एक तो मार्केट से रिलेटेड है, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है, जो मार्केट में होगा वो आपके साथ भी होगा, जो एनवायरमेंट में होगा वो आपके साथ भी होगा, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं एक टूल से, वो अभी हम बताएंगे उस टूल का नाम क्या है। दूसरा लिखिए अनसिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक का मतलब है जो स्पेसिफिक उसी कंपनी के लिए है, उसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए है, उसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए है, टाटा ग्रुप के लिए ही है, अंबानी ग्रुप के लिए है, दैट फॉर दैट इंडस्ट्री विच इज नॉट कॉमन। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि एक बच्चे ने पोर्टफोलियो रिस्क रिटर्न का नहीं किया, तो वो उसी बच्चे का पेपर खराब नहीं होगा, बाकी सबके अच्छे होंगे। दैट रिस्क इज नेम्ड एज। अब आपने इन्वेस्टमेंट की, आपने सारे पैसे इन्फोसिस में लगा दिए, अब इन्फोसिस में कोई प्रॉब्लम आ गई और वो कंपनी डूब गई, भगवान ना करे, मैं तो एग्जांपल देता हूं, तो आपके भी सारे पैसे डूब जाएंगे। मैं कहूंगा बाकी इंडस्ट्री अच्छा चल रही थी, मार्केट अच्छा काम कर रही थी, मार्केट में उछाल था, बट आपके शेयर्स में गिरावट थी, बिकॉज दैट इज नेम्ड एज अनकंट्रोलेबल रिस्क, दैट इज नेम्ड एज अनसिस्टमैटिक रिस्क। कंट्रोलेबल रिस्क, डाइवर्सिफिकेशन रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क, स्पेसिफिक रिस्क। लिखिए बेटे, लिखिए, सारे नाम लिखिए, कसम होगी अगर नहीं लिखा तो। मैंने देखो ना एग्जांपल्स भी लिखे हैं कि आपको समझ आए मैं एग्जांपल्स में बताना क्या चाहता हूं। आप देखिए अनसिस्टमैटिक में, अनसिस्टमैटिक का नाम ये है और सिस्टमैटिक ये है। मैंने टाइटैनिक शिप पहले लिखा जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि भाई आपको लॉजिकली पता चले है क्या। रशिया वर्सेस यूक्रेन, कोविड-19, अर्थक्वेक, दुबई फ्लड, अभी दुबई में फ्लड आया 2 साल पहले, ईरान वर्सेस इजराइल, लड़ाई हुई थी 2-3 साल पहले, सीएफए यूएसए एग्जाम्स का सिलेबस क्वेश्चन ही आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ठीक है सर। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस अभी देखेंगे। एग्जांपल्स लिखिए, आपको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करना है मेरे दोस्त। अनसिस्टमैटिक रिस्क का एग्जांपल लिखिए, ट्रेड यूनियन ने स्ट्राइक कर दी। अच्छा, मैगी नूडल्स में प्रॉब्लम आई थी, याद है? बाकी कंपनीज बढ़िया परफॉर्म कर रही थी, बट मैगी में प्रॉब्लम आ गई, मैगी में कुछ दिक्कत आई, तो मैगी के शेयर्स गिर रहे थे, मैगी का मार्केट प्राइस गिर रहा था, मैगी का ही हो रहा था। इट मींस दैट इज अनसिस्टमैटिक रिस्क, दैट इज अनकंट्रोल, दैट इज कंट्रोलेबल रिस्क, दैट इज डाइवर्सिफाइबल रिस्क। विलियम शार्प ये कहता है कि ये जो रिस्क है ना, इसको हम काफी हद तक नीचे तक जीरो कर सकते हैं। डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। आइए, मैं आपको उसी कहानी की बात कर रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं द रिस्क विच इज कंसिडर्ड विद इन्फोसिस वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल, आई हैव जस्ट गिवन यू एग्जांपल दैट सपोजिंगली यू हैव इन्वेस्टेड 100% of your funds in Infosys and there is a problem in the Infosys only. It means that risk which is specifically related to a company, which is specifically related to industry, that is named as unsystematic risk. It can be controlled. आप एक ही जेब में पैसे मत रखो ना, आपके पास 10,000 रुपए हैं, आपके पास 20,000 रुपए हैं, you have $1,000, आपको पता है कि चोर आ सकते हैं, चोरी हो सकती है, पैसे गिर सकते हैं, तो आप एक पॉकेट में रखते हो, यहां रखिए, यहां रखिए, इन पॉकेट्स में रखिए, आगे पीछे, ऊपर नीचे, सॉक्स के नीचे, आपको खुद ही नहीं पता चले कहां रख दिए। वो तो जब जाएंगे, घर पहुंचेंगे, कपड़े उतारेंगे तो देखेंगे कहां गए, कहां थे रखे हैं, आप खुद भूल चुके। इट मींस आप अपना रिस्क मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है सर। सेकंड रिस्क विच इज एंटायर स्टॉक मार्केट। अगर भालू, मैंने आपको बताया था, मार्केट बुल में या मार्केट बियर में, तो अगर मार्केट ही बियर में है तो आपका शेयर जितना मर्जी अच्छा हो, आप भी बियर में, आपका मार्केट भी, आपका शेयर भी गिरेगा। मार्केट ही उठ रही है तो आपका शेयर भी उठेगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा। नेचुरल डिजास्टर्स की बात की मैंने अब यहां पर ये देखिए, कोई बात नहीं, ये नीचे नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। तो मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि आपको ये थोड़ा सा दिखा दूं और फिर हम आगे चलेंगे। बेटे अभी हम क्या कर रहे हैं, सिस्टमेटिक रिस्क की बात कर रहे हैं, अनसिस्टमेटिक रिस्क की बात कर रहे हैं। अभी वो चार्ट खत्म ही नहीं हुआ, जो चार्ट था अनसिस्टमेटिक रिस्क, उसके नीचे मैंने बॉक्स बनाता जा रहा हूँ, मेरा दिल ही नहीं मान रहा, मैं चाहता हूँ और बताऊँ, और बताऊँ, और बताऊँ, और बताऊँ, बताता ही जाऊँ। तो मैं क्या करूँ बेटे, मैं क्या करूँ बताइए ना। मेरा दिल कह रहा है कि और बताऊँ, और बताऊँ, और बताऊँ, आपको और लॉजिकली बताऊँ। आइए यहाँ लिखते हैं, दिस पार्ट ऑफ द रिस्क which is
विच इज मुझे लगता है थोड़ा सा ठीक है जी, आराम से, कोई घबराना नहीं है। मैं थोड़ा सा आज यहाँ कंप्यूटर में दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं। सपोज एन इन्वेस्टर हैज परचेज इन्फोसिस कोई बात नहीं, ये रिमोट चल नहीं रहा, तो मैं चाहता हूं कि आप इस बात को ध्यान से देखें जो मैं अब बताना चाह रहा हूं कि सपोज एन इन्वेस्टर हैज 1,00,000 रुपीज, सपोज एन इन्वेस्टर हैज $1,00,000, एक इन्वेस्टर के पास $1,00,000 है। और मैं दो सिनेरियोज आपके सामने लेकर आ रहा हूं कि अगर एक इन्वेस्टर के पास $1,00,000 हैं तो उसके पास दो ऑप्शंस हैं कि पहली ऑप्शन है कि वो $1,00,000 के $1,00,000 इन्फोसिस में इन्वेस्ट कर दे। दूसरी ऑप्शन है, अच्छा पहली ऑप्शन है कि $2,00,000 आउट ऑफ $1,00,000 $20,000 इज इन्वेस्टिंग रिस्क फ्री एंड $80,000 जो रह गए वो सारे के सारे इन्फोसिस में इन्वेस्ट कर रहा है। पहली ऑप्शन तो ये हो गई, क्योंकि रिस्क फ्री में तो हम इन्वेस्ट करेंगे, वी हैव ऑलरेडी कंक्लूडेड इन कैपिटल मार्केट लाइन एंड कैपिटल एलोकेशन लाइन इन द बजट लाइन। सेकंड सिनेरियो है कि वो $20,000 रिस्क फ्री में डाल रहा है, लेकिन जो $80,000 रह गए वो 80,000 पूरे के पूरे इन्फोसिस में नहीं डाल रहा, उसमें से कुछ पार्ट इन्फोसिस में डाल रहा है, कुछ पार्ट HCL में डाल रहा है, कुछ पार्ट जनरल मोटर्स में, कुछ पार्ट नेस्ले में, कुछ पार्ट नेरोलैक पेंट में, अपोलो टायर में, फार्मास्यूटिकल्स में, सिप्ला में, ONGC। इट मींस उसने बाकी $80,000 200-250 कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। दो सिनेरियोज हैं। आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है लॉजिकली प्राइमा फेसी कि इसका रिस्क किस में ज्यादा होगा? पहला सिनेरियो जहां पर 20,000 रिस्क फ्री, 80,000 in Infosys। दूसरा सिनेरियो जहां पर 20,000 रिस्क फ्री एंड 80,000 in 200-250 कंपनीज। बट नेचुरल है, he will face more risk in case of scenario number 1 because he has not diversified his $80,000। वही बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं। विलियम शार्प यही कहता है कि जो पैसे आप, जो रिस्क आप मिनिमाइज कर सकते हो, अगर आप नहीं करते तो आप बेवकूफ हो। इसलिए आप अगर उस रिस्क के लिए एक्सपेक्ट करते हो तो हम उस रिस्क के लिए कोई भी रिटर्न आपको नहीं देंगे। वी विल ओनली गिव यू रिटर्न फॉर सिस्टमैटिक रिस्क, फॉर बीटा। वो देखते हैं, तो आप यहां पे देखिए मैंने दो सिनेरियोस लिखे, इन्वेस्ट 1,00,000 इन इन्फोसिस एंड ही इन्वेस्ट 1,00,000 इन पोर्टफोलियो दिस इन्फोसिस अपोलो टायर्स। लेट इट बी 200 कंपनीज और लेट इट बी 250 कंपनीज, कुछ भी, कोई टेंशन की बात है नहीं। ये मैं यहां पे 250 कंपनीज लिख देता हूं। Now, in scenario 2, his funds are invested in portfolio, so his risk can be minimized। लिखना है बेटे, ये बात लिखना है, स्क्वायर में करिकुलम में इस तरह से नहीं बताया हुआ। मैं जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह से एनर्जी से आपको पूरी बात बता रहा हूं, आप लॉजिकली लिखेंगे तो समझ आएगा। मैं फिर रिपीट करता हूं आपको बेटे, आपको लिखना कंपलसरी है, आपको लिखना कंपलसरी है, आपको लिखना कंपलसरी है, आपको लिखना कंपलसरी है। आइए, ये रिमोट नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं, मैं आगे चल पड़ा। मैं भूपेश आनंद, मैंने कितना प्यारा सा एक बॉक्स बनाया और उसमें लिखा, क्या लिखा? डू नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। हैरी मार्क्वेस ने ये बात बताई थी, तो विलियम शार्प उसी का स्टूडेंट था, उसने कुछ और आगे लेके गया। उसने कहा भाई एक ही जगह, एक ही बास्केट में सारे अंडे मत रखो, क्योंकि अगर ये बास्केट ही टूट गई तो सारे अंडे टूट जाएंगे ना। इसका मतलब आप छोटी छोटी बास्केट बनाओ, छोटी छोटी बास्केट बनाओ और उन छोटी छोटी बास्केट में अंडे रखो। एक आध बास्केट तो टूटेगी तो बाकी अंडे तो बच जाएंगे। इट मींस अनसिस्टमैटिक रिस्क कैन बी कंट्रोल्ड, दैट इज so an investor should not expect from unsystematic risk। तो आज से जो मेरी अब डिस्कशन शुरू होगी वो खाली डिस्कशन होगी सिस्टमैटिक रिस्क को लेकर। मैं फिर रिपीट करता हूं, मेरी चर्चा जो अब से शुरू होने वाली, टाइम नोट कर लो इस वीडियो का, आज से शुरू होगी सिस्टमैटिक रिस्क के लिए, क्योंकि अनसिस्टमैटिक रिस्क आप कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं करते तो आप बेवकूफ हैं, हमें उसका कोई मतलब नहीं है। तो देन शुड इन्वेस्टर बी रिटर्न दिस। आइए मैं आगे चल पड़ा जी, मैं आगे चल पड़ा। हेंस रिटर्न शुड बी एक्सपेक्टेड ओनली फॉर सिस्टमैटिक रिस्क। ये देखिए कितनी बढ़िया बात लिखी है, खाली रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सिस्टमैटिक रिस्क के लिए।
तो मैं आज से जब भी कर्व बनाऊंगा, जब एक्स एक्सिस बनाऊंगा, तो मैं एक्स एक्सिस में आज से रिस्क नहीं लिखूंगा, टोटल रिस्क नहीं लिखूंगा, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं लिखूंगा। बेटे स्टैंडर्ड डेविएशन इज a systematic risk plus unsystematic risk. We have concluded that unsystematic risk can be controlled, so we will only write down systematic risk. हम यहाँ पर आज से systematic risk लिखेंगे, और यहाँ पर रिटर्न तो हम लिखते ही हैं, वो हमें पता ही है। तो systematic risk will be independent variable and return on security will be dependent variable. I think यहाँ तक बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। मैं कुछ और आगे चल पड़ा, बेटे। हाँ सर चलो। अब मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूं कि अगर मैं इनकी रिलेशनशिप को रिलेट करूं, तो मैंने एक दो ग्राफ आपको बताने हैं कि अगर मैं इनकी रिलेशनशिप को रिलेट करता हूं, बेटे मैं एक्चुअली में अब ये चेक करना चाह रहा हूं कि मार्केट के बीच में है ना, मार्केट के बीच में और उस सिक्योरिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, और उस मार्केट, बिकॉज सिस्टमैटिक रिस्क इज रिलेटेड विद मार्केट, तो मैं आज से जो भी चर्चा करूंगा दैट इज रिलेशन टू सिस्टमैटिक रिस्क, दैट इज इन रिलेशन टू सिस्टमैटिक रिस्क। तो देखिए मैंने एक चित्र आपके लिए प्रिपेयर किया है। कहाँ गया बेटे, कहाँ गया वो? मिल नहीं रहा बेटे। एक बच्चा मोबाइल देखना शुरू कर दिया उसने, वो कहता है जी सर ढूंढ ही नहीं पा रहे। बेटे मैं ढूंढूंगा ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आप मोबाइल मत देखो, बस मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप जब मोबाइल देखते रहते हो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। बेटे आपके लिए तो मैंने फोटोज बनाई है इतनी सारी, आप क्यों देख रहे हो? बेटे मत देखो, बेटा मत देखो यार, मत देखो। मैं तो कहता रहा हूँ मत देखो, 1 सेकंड लगेगा मेरे को ढूंढने तो मैंने कितने सारे चित्र बनाए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। और रिमोट नहीं चल रहा बेटा, कोई टेंशन नहीं है, अभी मैं क्लास के बाद रिमोट को देखूंगा, जबकि मैं इसका एक रिमोट और बाय कर लूंगा आज बेटे एक रिमोट और बाय कर लूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक, अब ये अनसिस्टमैटिक रिस्क है। मैंने अगर एक रिमोट और बाय किया होता तो आपको ये बार बार ये रिस्क बियर ना करना पड़ता, क्योंकि दिस रिस्क इज अनसिस्टमैटिक रिस्क। अब चलिए वो है नहीं, तो मैं आपसे ये कहता हूं कि एक, अगर मैं यहां पर एक्सिस बनाऊं, एक्स एक्सिस प्रिपेयर करूं, यहां पे मैं लिखूंगा मार्केट की मूवमेंट कैसी रही, 1 सेकंड समझाने के लिए। और यहां पे लिखूंगा जो इन्फोसिस की सिक्योरिटी आपने बाय की, लेट इट बी इन्फोसिस मूवमेंट, उस इन्फोसिस में क्या मूवमेंट रही? बेटे मार्केट बड़ी है या सिक्योरिटी बड़ी है? इन्फोसिस बड़ी है या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बड़ा है? आप ये बताइए, जनरल मोटर्स बड़ा है, एप्पल कंप्यूटर्स बड़ा है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज बड़ा है? बेटे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ज्यादा बड़ी है। इट मींस मार्केट इज इंडिपेंडेंट एंड द सिक्योरिटी इज डिपेंडेंट। ये बात तो क्लियर है अभी हम सबको। मैं अब ये चेक कर रहा हूं कि अगर इस मार्केट में 10% से उछाल आया, इंक्रीज हुई, तो क्या एप्पल कंप्यूटर्स में भी 10% से उछाल आया, या 8% से आया, या 12% से आया? इट मींस मैं इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप देख रहा हूं, जैसे मैंने कोवेरियंस में बताया था। आई वांट टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप। सो व्हेन आई वांट टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप कि किस किस के बीच में कितना रिलेशनशिप है, उसको एक टूल से निकाल सकते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि अगर मार्केट में इतना उछाल आया पिछले 10 सालों में, तो इन्फोसिस में कितना इंक्रीज डिक्रीज आया, या एप्पल कंप्यूटर्स में कितना आया, और मैं इसके मूवमेंट की, मतलब मार्केट के मूवमेंट की और सिक्योरिटी के मूवमेंट की एक ग्राफिकली व्यू बनाना शुरू कर दूं, तो कुछ इस तरह से ये व्यू बनेगी। अच्छा, धीरे धीरे मैं कुछ और आगे आया। मैंने कहा भाई मार्केट की मूवमेंट का, मार्केट के रिस्क को मैं अब लिख सकता हूं सिस्टमैटिक रिस्क। अभी अभी आपने देखा, मैंने कहा दैट रिस्क विच इज रिलेटेड विद सिस्टम, दैट इज नेम्ड एज सिस्टमैटिक रिस्क। अभी हम और वीडियोस देखेंगे रशिया वर्सेस यूक्रेन के, अभी देखेंगे। And this is return of security. This is return of security as per William Sharp. So if I write down instead of market movement, मैं अब लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिस्टमैटिक रिस्क। अभी धीरे धीरे मैं सिस्टमैटिक रिस्क की जगह यहाँ बीटा भी लिखूंगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बीटा बताया नहीं है। बीटा तो नेक्स्ट कंसेप्ट है। बेटा बीटा और कुछ नहीं, जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, पेन इज अ टूल विद हेल्प ऑफ विच आई कैन रिलेट, आई कैन कम्युनिकेट माई आइडियाज टू यू। इसी तरह से बीटा एक टूल है, जैसे सीजर एक टूल है, जैसे डॉक्टर के पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो टूल है। बेटा विद द हेल्प ऑफ दैट दे कैन एनालाइज कि कितना रिस्क है, क्या है, कितना है। इसी तरह से पोर्टफोलियो मैनेजर के पास एक टूल मैं बताऊंगा अभी, जो रिलेशनशिप बताएगा मार्केट के बीच में और किसके बीच में, सिक्योरिटी के बीच में। उसका फॉर्मूला देखेंगे, अभी आप छोड़ दीजिए उसको। तो मैं अगर कलर चेंज कर दूं, तो मैं दोस्तों यहाँ पर आ गया। मैंने वही वाले ग्राफ, वही वाले बनाया जो आपने अभी यहाँ पे देखिए रिलेशनशिप बनाई। अब मैं क्या करूंगा,
अब मैं कुछ नहीं कर रहा, इन सब की रिलेशनशिप की रिप्रेजेंटेशन से मैं एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट बना रहा हूं क्वांटिटेटिव मेथड्स में. आई हैव टोल्ड यू व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू लाइन ऑफ बेस्ट फिट. इट मींस द लाइन विच रिप्रेजेंट ऑल दिस रिलेशनशिप्स, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट. मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसको मैंने कहा इसका नाम है सिक्योरिटी मार्केट लाइन. आराम से बेटे, बेटे मैं गहराई में जाता जा रहा हूं, आप घबराना मत, मैंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, आपको गिरने नहीं दूंगा, बस आप मेरे साथ साथ लिखते रहें. सिक्योरिटी कैरेक्टरिस्टिक लाइन, सिक्योरिटी कैरेक्टरिस्टिक लाइन. कैरेक्टर कहते हैं जिसका कैरेक्टर, मतलब आप अगर यहां से इसकी ढलान देखें, इसकी स्लोप देखें, तो आप यहां से एंगल भी बना सकते हैं. आप यहां से भी एंगल बना सकते हैं, आप कहीं से भी एंगल बना दीजिए. बेटे वो जो एंगल है वो उस लाइन की स्लोप बताता है. अच्छा, जितना ज्यादा बड़ा एंगल होगा, जितना बड़ा एंगल होगा और जितना फ्लैटर होगा, बेटे जितना फ्लैटर होगा उतना एंगल कम होगा, उतना रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क कम होगा उनकी रिलेशनशिप. और जितना स्टीपर होगा, जितना स्टीपर होगा, जैसे हम इंडिफरेंस कर्व में बात करते थे, तो जितना बड़ा एंगल होगा उतना ज्यादा रिस्क होगा. तो अभी हम आज इसी बातों को डिस्कस कर रहे हैं. आप अगर ये फोटो बना लेते हैं ना, तो ये बेटे करिकुलम में नहीं है, स्क्वायर में भी नहीं है, इस तरह से नहीं है. फोटो में तो बहुत दूंगी, आपको समझ भी नहीं आएंगी. पहले मूवमेंट मैंने देखी मार्केट के बीच में और सिक्योरिटी के बीच में, फिर मैंने मार्केट मूवमेंट की जगह चोरी चोरी चुपके सिस्टमैटिक रिस्क लिख दिया, और सिक्योरिटी मूवमेंट की जगह मैंने रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी लिख दी. फिर चोरी चोरी चुपके उन सभी लाइंस को, डॉट्स को ड्रॉ करने के लिए एक लाइन को रिप्रेजेंट कर दिया, और उसका फिर धीरे धीरे एंगल बना दिया, और उस लाइन का नाम डाल दिया सिक्योरिटी कैरेक्टरिस्टिक लाइन. अभी धीरे धीरे देखेंगे हम इसका दूसरा नाम, एक दो नाम और भी डालेंगे. अभी पहले आप सिक्योरिटी कैरेक्टरिस्टिक लाइन लिख दिया. अच्छा जी, अभी इसके बाद आपने एक दो ग्राफ और बनाने हैं. यहां पर देखिए, ये देखिए बेटे, ये मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर किए थे आपके लिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन से मैं बीटा की तरफ बढ़ जाऊंगा. अभी बीटा नहीं बताया, मुझे मालूम है, घबराना नहीं है. आप सिस्टमैटिक रिस्क लिख लो, नाराज मत होना यार, है ना. आइए मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक दो बातें और बताने जा रहा हूं. मैं इस समय अजम्पशंस में खड़ा हूं. बेटे विलियम शार्प ने ये जब सारी बातें बताई ना, तो उन्होंने एक मॉडल बनाया. बेटे, आपको पता है आप क्रिकेट खेलते हो? अच्छा देखो, ये देखो बेटा, ये देखो, ये मैंने यहां पर लिखा हाउ इट हैपन्स. ये फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 है. How it happens, जरा देखो. Thanks, Sam. Anyway, back to our story. In the 2000s, investors in the US and सुनना जरा, in 2000 क्राइसिस हुआ 2008 में. वो कह रही 2000 में इन्वेस्टर्स इन द यूएस क्या किया उन्होंने, देखना. abroad looking for a low risk, high return investment. Looking for low risk and high return investment. It means they are very much high risk averse people. ध्यान से सुनना बेटे, आप रिलेट करना. Started throwing their money at the US housing market. The thinking was they could get a better return from the interest rates homeowners paid on mortgages than they could by investing in things like US Treasury bonds. बेटे यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स. मैं कहता हूं ना, मैं जो आज आपको लॉजिक्स बता रहा हूं, आप इसके वीडियोस एनलार्ज करके देखिए. आप मोबाइल फोन में पता नहीं क्या देखते हैं, इन चीजों को देखेंगे तो आपका ज्यादा रिलेट कर पाएंगे. आइए ना, मैं यस बैंक की तरफ लेके चलता हूं. बेटा यस बैंक में प्रॉब्लम आई, मार्केट ऊपर जा रही थी, तो मैं कहूंगा इट इज अनसिस्टमैटिक रिस्क. अभी जो फाइनेंशियल क्राइसिस बताया है दैट इज सिस्टमैटिक रिस्क. टाइटैनिक शिप का एग्जांपल बताया, दैट इज सिस्टमैटिक रिस्क. मैं अगर आपको ईरान वर्सेस यूक्रेन की बात करूं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, दिस इज सिस्टमैटिक रिस्क. ये सिस्टमैटिक है, पूरी दुनिया में चल रहा है. आई थिंक आप मेरी सेंस को, मेरी भावनाओं को समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं. आइए जी, इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद अपनी स्लाइड्स में दोबारा से आ रहा हूं, और चाहता हूं कि आप अब मेरी बात को ध्यान से सुने कि जब भी आप किसी भी रिस्क में इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी भी इन्वेस्टमेंट में, पोर्टफोलियो में, तो दो रिस्क होते हैं, सिस्टमैटिक, अनसिस्टमैटिक. अनसिस्टमैटिक को अब हमने मिनिमाइज कर दिया, इसको छोड़ दीजिए. आज से जो भी चर्चा होगी वो होगी किसकी, सिस्टमैटिक की. ये सारी बातें बेटे विलियम शार्प ने अपने मॉडल में बनाई. जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, आप ये बताइए, क्रिकेट खेली होगी सबने. बेटे आपको पता है वो पिच कितने साइज की होती है? 22 स्क्वायर यार्ड की है. अच्छा बॉल का साइज क्या होता है? अच्छा बैट का साइज क्या होता है? अच्छा 11 प्लेयर ही क्यों होते हैं? 11 क्यों? 13 प्लेयर्स होते हैं. 2 स्टेडियम में बैठे होते हैं, 11 वहां होते हैं. ये सब अजम्पशंस हैं.
It means cricket is a closed model. It is not an open model. When I say a closed model, it means we have to assume कि भाई ये इतना होगा, ये इतना होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा. सिमिलरली जब विलियम शार्प ने ये सारी बातों को डिटेक्ट किया, बताया, बना दुनिया को, तो विलियम शार्प का जो मॉडल था वो क्लोज मॉडल था. जो पेपर में बार बार आपको पूछते हैं व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ विलियम शार्प मॉडल. बड़ी सिंपल सी अजम्पशंस हैं, मुश्किल नहीं है. आप लिखेंगे तो समझ आएगा बेटे, पेपर में क्वेश्चन आएगा. रिस्क कैन बी मिनिमाइज विद द रूल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन. विच रिस्क? अनसिस्टमेटिक रिस्क. ही इज टॉकिंग ऑफ अनसिस्टमेटिक रिस्क. वो कहते हैं जी अनसिस्टमेटिक रिस्क कैन बी मिनिमाइज विद द हेल्प ऑफ डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट. लिख रहे हैं. कमर सीधी, कमर सीधी है, मैं बता रहा हूं आपको. सीधे होकर बैठिए, मोबाइल को बंद कीजिए. नो इंसिडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट, मतलब ब्रोकरेज नहीं है, है ना, बैंकिंग कमीशन नहीं है, ऐसा मान लेते हैं. अभी एक सेकंड के लिए देखिए, क्लोज मॉडल है. अभी हम ये नहीं कह रहे कि हाइपोथेटिकल अजम्पशन है या नॉन हाइपोथेटिकल है. वी आर नॉट हियर, वी आर नॉट कमेंटिंग ऑन दीज अजम्पशंस. वी आर जस्ट फर्स्टली रीडिंग, we are just firstly learning that what are the assumptions which are being made by William Sharp. On the basis of that he has prepared a model. Third is नो इंसिडेंस ऑफ टैक्स. स्पेलिंग गलत है, ठीक कर लीजिए. मतलब उस जमाने में लगान भी नहीं होगा, टैक्स भी नहीं होगा. मान लेते हैं टैक्स भी नहीं है और ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी नहीं है. ठीक है जी. रैशनल इन्वेस्टर्स, रैशनल है, सारे इन्वेस्टर्स बुद्धिमान है. अब क्योंकि वो बुद्धिमान है तो वो अनसिस्टमैटिक रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं. ये बात हम मान के चल रहे हैं. आइए जी. एज पर विलियम शार्प, as per William Sharp, as per William Sharp, we have already seen this. We have already seen this. Systematic risk beta we take on x axis. मैंने तो ग्राफ भी बना के दिखा दिया यार. x axis में अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं लेंगे, सिस्टमैटिक रिस्क लेंगे. या सिस्टमैटिक रिस्क का रिप्रेजेंटेटिव है, या तो आप टोटल रिस्क लिखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन लिखिए, या सिस्टमैटिक रिस्क लिखिए, या बीटा लिखिए, या तो सिंबल लिखिए या पूरा लिखिए. तो वी विल टेक बीटा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम दैट सिक्योरिटी will be this, and the intercept of this will be named as security market line. देखिए एक security market line भी बना दी. मैंने इसका चित्र बनाया. आइए ना उस चित्र को देखें. आइए हम उस चित्र को देखें. बड़ी मेहनत की है, बहुत मेहनत की है. आप देखिए, मैं उस फोटो को समझाने के लिए एक केस स्टडी ले रहा हूं सो दैट आप लॉजिकली समझ पाए. रिस्क फ्री रेट, मतलब आप जब रिस्क फ्री में डालेंगे जहां पे रिस्क होता ही नहीं है, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स में, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में, यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, बैंक डिपॉजिट्स में, ट्रेजरी बॉन्ड्स में, दैट इज नेम्ड एज रिस्क फ्री. लेट इट बी द रेट इज 6% बिकॉज रिटर्न, बिकॉज रिस्क इज लेस, सो रिटर्न इज कम लेस, एंड लेट द रिटर्न ऑफ दैट सिक्योरिटी बी 10%. आप CFA USA नहीं भी करते तो बीकॉम करके, BA करके, ग्रेजुएट होकर कुछ ना कुछ जॉब कर सकते थे. 15, 20, 25, 30 हजार रुपए मिल जाते महीने के. 4-5 लाख का पैकेज मिल जाता. बट आपने कहा नहीं, इस दुनिया में आया तो कुछ करके जाएंगे. CFA USA एग्जामिनेशन के लिए आपने प्रिपेयर किया. अब आप कर रहे हैं, आपने रजिस्ट्रेशन फीस पे की, एग्जामिनेशन फीस पे की, आप मेरे लेक्चर्स को आपने पे किया, फिर आप मेहनत भी कर रहे हैं. यू आर टेकिंग द रिस्क. पता नहीं पास होंगे फेल होंगे, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपको रिटर्न ज्यादा मिले, एक्स्ट्रा रिटर्न मिले, आपको 12 लाख का पैकेज मिले स्टार्टिंग में ही. इसका मतलब 1 लाख रुपए महीने की आप सैलरी चाहते हैं. अगर आप नॉर्मल बीकॉम ग्रेजुएट होते तो आपको 30,000 रुपए महीने की मिलती. इसका मतलब आप $70,000 या 70,000 यूरोस और 70,000 इंडियन रुपीज का एक्सेस रिक्वायरमेंट है आपका. अब इस एक्सेस रिक्वायरमेंट के लिए मैं कहूंगा दिस इज योर एक्सेस एक्सपेक्टेशन. दिल चाहता है, दिल चाहता है, ये दिल मांगे मोर. इसको बोलते हैं बेटे एक्स्ट्रा रिटर्न, 70,000. बट इस एक्स्ट्रा रिटर्न के लिए आपको एक्स्ट्रा रिस्क लेना पड़ेगा जो नॉर्मल बीकॉम का स्टूडेंट नहीं लेगा. और उस रिस्क को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क. अब आप समझ चुके हैं मैं अनसिस्टमैटिक की बात क्यों नहीं कर रहा. इसका मतलब आपको ये 1 लाख रुपए चाहिए, तो मैं अगर ऐसे लिखूं 1 लाख रुपए को मैं अगर कैलकुलेट करूं, आई वॉन्ट 1 लाख रुपए, कैसे आएंगे भाई? 30,000 तो मुझे वैसे ही आएंगे. अगर मैं बीकॉम करूं या बीकॉम भी कर लेता तब भी मुझे 30,000 रुपए तो मिल ही जाते. एज ए ग्रेजुएट BA करता देन ऑल्सो आई कुड हैव रिसीव्ड $30,000. तो मैं अब ये बताना चाह रहा हूं कि 1 लाख रुपए से मैं उस फॉर्मूले को डिराइव कर दूंगा जो विलियम शार्प ने आपका फॉर्मूला बनाया बेटे. इसलिए आने वाले 2 मिनट बड़े प्रीशियस है. मैंने कहा मुझे आई वॉन्ट 1 लाख रुपीज, मुझे एक्सेस चाहिए 70,000. मैं ये कहता हूं मेरे को 30,000 तो पहले भी मिल रहे थे एज ए नॉर्मल ग्रेजुएट, तो मैंने 30,000 तो लिख दिया. लेट 30,000 भी रिस्क फ्री एसेट्स. अब वो कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करे, रिस्क लेवर करे, रिस्क एलर्जी करे, लो रिस्क अवर्स करे, हाई रिस्क अवर्स करे, उसको 30,000 रुपए तो मिलेंगे ही, क्योंकि वो रिस्क फ्री रिटर्न मिलना ही मिलना है ना.
प्लस ये दिल मांगे मोर, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ जी, आपको लॉजिकली समझ आए इसलिए, ये मन मांगे मोर, दिल मांगे मोर, आई वॉन्ट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, मतलब जो एक नॉर्मल ग्रेजुएट को नहीं मिलता, मैं चाहता हूं वो एक्स्ट्रा कैसे आएगा, एक्स्ट्रा कैसे आएगा बेटे, 1,00,000 माइनस 30,000, उस एक्स्ट्रा को मैं बोलता हूं 70,000, आई कैन से दैट इज 70,000. But my dear friends, for that 70,000 rupees, you have to bear the risk, and that risk is security, beta risk, security risk, and that can be calculated with the help of beta. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बीटा ऑफ सिक्योरिटी. अभी बीटा ऑफ मार्केट नीचे आएगा बेटा, बीटा ऑफ मार्केट होता ही 1 है. अभी मैं बीटा ऑफ मार्केट वैसे लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, बीटा ऑफ मार्केट भी आएगा, लेकिन बीटा ऑफ मार्केट डिनोमिनेटर जब 1 होगा तो हम नहीं लिखे तब भी चलेगा, कोई टेंशन की बात है नहीं. मैं आपके सामने एक फॉर्मूला भी डिराइव करूंगा, ये फॉर्मूला अभी आएगा कैसे, रिस्क फ्री प्लस बीटा ऑफ रिटर्न ऑफ मार्केट माइनस रिटर्न ऑफ रिस्क फ्री. आराम से पहले इसको लिख लें, फिर हम चलेंगे थोड़ा सा लॉजिकली, आपको मैं बताऊंगा. ये देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पे रिलेट करता हूं तो देखिए फिर क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ देखिए एक्स सिक्योरिटी है, एम मार्केट है, फॉर्मूला अभी देखेंगे नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि बीटा का फॉर्मूला क्या है. मैं चाहता हूं कि आपको बस वो लाइन दिखा दूं कि लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं, उसका नाम है सिक्योरिटी मार्केट लाइन. चलिए जी, नेक्स्ट कंसेप्ट आ गया. तो आई थिंक यहां तक हमारी चर्चा 1 सेकेंड कंप्लीट हो रही है. आपको मैं यहां पर एक ग्राफ बनाकर आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करूंगा, बिकॉज कंसेप्ट नंबर 3 में जो मुझे बताना था पोर्टफोलियो रिस्क, इसके ऊपर बड़ी सारी चर्चा कर दी मैंने. सिस्टमैटिक रिस्क का कंक्लूड किया. सिस्टमैटिक रिस्क एक टूल से निकालेंगे जो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट में, ठीक है. और अभी मैं नेक्स्ट क्लास और लेने वाला हूँ, एक इंग्लिश में और लूंगा, जिससे कि आपको ज़्यादा पता चले बीटा का. बेटे मेहनत की है. और यहाँ पर हम रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी लेंगे, तो यहाँ पे सिक्योरिटी रिटर्न लिख लीजिए, रिटर्न ऑफ अ सिक्योरिटी, तो इसको रिलेट करेंगे. एंड यू विल ऑलवेज इन्वेस्ट इन रिस्क फ्री. यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे बेटे, इसका नाम है सिक्योरिटी मार्केट लाइन. कोई घबराना ही नहीं है. इसको बनाने के लिए एक फॉर्मूला हल्का सा जो मैंने बता दिया, जिसको हम और एक्सप्लेन करने वाले हैं, रिटर्न फ्रॉम रिस्क फ्री प्लस बीटा ऑफ सिक्योरिटी अपॉन बीटा ऑफ मार्केट इनटू रिस्क प्रीमियम. आप एक्स्ट्रा रिटर्न को रिस्क प्रीमियम भी लिख सकते हैं, कोई घबराना नहीं है, लिख दीजिए. आज का लेक्चर मैं यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूं. मैं भूपेश आनंद लेक्चर नंबर 4 में आपको बता चुका हूं व्हाट आई वांट टू से इन रिगार्ड टू पोर्टफोलियो रिस्क, व्हाट इज सिस्टमैटिक रिस्क, व्हाट इज अनसिस्टमैटिक रिस्क, व्हाई एंड हाउ वी कैन मिनिमाइज दैट. बड़े सारे एग्जांपल्स दिए, बड़ी सारी बातें बताई. आप उन वीडियोस को देखिए, रिलेट कीजिए. मैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में, 5 या 6 में आके, आज लेक्चर 4 है तो लेक्चर 5 में आपको और आगे बताऊंगा कि बीटा है क्या, बीटा को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बीटा ग्राफिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.